हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन जो कि रहेंगे आपके अगस्त 2023 में आए हुए पेपर आपका बहुत नज़दीक आ गया है। 21 को आपका पेपर है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने PYQ सोल्व करिए और देखिए कि आपको कितना आता है और कितना और सीखने की ज़रूरत है, कितना और कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। और भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पेडागोजी हमें सोल्व करनी आ जाती है तो ये लगा लो आप इंग्लिश, हिंदी और SST की पेडागोजी सोल्व करने में भी उसमें हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप पास होने लायक तो स्कोर कर ही सकते हैं। देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देगा। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो देगा। क्योंकि इसमें एक तो पूछा कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो ये थोड़ा सा बच्चे को कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करेगा, जिससे कि उसकी जो थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका क्या होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एविडेंस इन द क्रिटिकल थिंकिंग। प्रमाण की भूमिका हमें बतानी है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखिए, एविडेंस को बिना एनालिसिस को तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये तो ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होगा, मतलब कि एविडेंस इज इररिलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि वो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेवेंट ही नहीं करेगा, तो उसका फ़ायदा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, हम उसको इग्नोर ही कर देंगे, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड कभी भी ठीक नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी गया आपका, बचा फर्स्ट ऑप्शन। तो जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल, कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है समावेशी शिक्षा में। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दे रखा है आपका, सभी व्यक्तियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों को का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण। देखिए, जहाँ भी पृथक्करण और वर्गीकरण आ जाए, सेग्रीगेशन और कैटेगराइज की बात आ जाए, वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। और ये कभी भी, मतलब हमारी शिक्षा ये नहीं कहती कि एक टीचर बच्चों को अलग करे, ग्रुप में डिवाइड करे, उन्हें कैटेगराइज करे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो सेग्रीगेशन और जो आपका कैटेगराइजेशन की जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो नेगेटिव गलत। अगर नेगेटिव पूछा है तो सही होंगे, बाकायदा गलत। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए, केवल भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका ऑप्शन गया, बिना सोचे समझे इसको गलत कर दीजिए। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, यस। जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाएगी वो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे लेव वाइगोस्की की दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि
लेवागोस्की कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा वो समाज में रहकर जल्दी सीखता है। तो ये भिन्नता तो इनमें पाई जाती है। कारण दे रखा, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है, परंतु ये इसका कारण सही नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो क्या बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा के में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर से भिन्न होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, वो दूसरों से भिन्न कैसे होते हैं? ऑप्शन उनके दे रखे हैं, पढ़िए। समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल ठीक है। एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सीखने की तेज गति, तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो जल्दी सीखते हैं। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, ये भी ठीक है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रखते, तो ये तो गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी आपका ठीक है। ये किस में दे रखा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण बाधिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जिन बच्चों को कम सुनाई देता हो। स्वर्ण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सही लग रहा है, परंतु आगे पढ़िए। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की क्षमता को अविश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होता नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा हेरिडेटरी भी कई वजह से इसका एक रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, की जो जिन बच्चों को कम सुनाई देता है वो एक अच्छे से संवाद करने की क्षमता को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश के समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान होती है जबकि संशोधन में भिन्न होती हैं। एकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये तो। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो जरूरी नहीं है, दोनों रूप से होनी चाहिए, आंतरिक भी और बाहरी भी, तो ये गलत है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। नॉलेज इज प्लूरिस्टिक एंड मल्टीपल, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है और गलत ही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा जो इनर मोटिवेशन होती है उसका हमें बताना है। इनरिस्टिक हमारी मोटिवेशन का उदाहरण हमें देना है। जब कोई काम करे तो हमें अंदर से प्रेरणा मिले तो वो कहलाती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा मोटिवेशन। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, तो ये तो क्या हो गया आपका? भारी हो गया कि टीचर को इम्प्रेस करना है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, यस ये ठीक है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए बजाना, अपने लिए बजाना, तो ये क्या है? कहीं नहीं कहीं आंतरिक मोटिवेशन है। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना है, तो ये तो भारी हो गया। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, पुरस्कार पाने के लिए, ये भी क्या हो गया? भारी हो गया। तो जो आंतरिक है वो आपका क्या है? सेकंड, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र को बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। स्टेरियोटाइप को खत्म करने के लिए मेहनत तो करनी चाहिए टीचर को, बिल्कुल ठीक है। कारण दे रखा है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या ये दे रखा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत, निपुणता, लक्ष्य और प्रदर्शन लक्षण में क्या अंतर है? मतलब मास्टरी गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स। मास्टरी गोल्स आपको पता होगा, जब हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कहलाता है मास्टरी गोल। और परफॉर्मेंस वो गोल वो होता है जब हम अपनी ग्रेडिंग या मार्क्स लाने के लिए जब काम करते हैं, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो वो कहलाता है आपका परफॉर्मेंस गोल्स। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपके। महारत लक्ष्य विफलता से बचने के लिए, तो ये तो गलत हो गया कि महारत विफलता से बचने के लिए स्टार्टिंग ही इसकी गलत है, तो ये तो गया। जबकि लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करना, ये गलत है आपका। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, बिल्कुल ठीक। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो महारत लक्ष्य होता है वो अपनी समझ को सुधारने के लिए केंद्रित होता है, और जबकि हमारा परफॉर्मेंस गोल होता है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या पुरस्कार पाने के लिए होता है। आगे पढ़िए, महारत लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। तो देखिए दूसरों की बात आती है, क्या हो गया, गलत हो गया महारत। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। महारत लक्ष्य दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान कर, यहाँ भी दूसरों की बात आ गई, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। ऑप्शन नंबर 2 बचा, तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बहन के रिश्तों ऑप्शन दे रखे हैं, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्य अवस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल ठीक बात है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और सोशलाइजेशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में समान होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण भूमिका निभाते, तो समान होते हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, केवल देखते ही काट दो कि सामाजिकरण भूमिका में अधिक भूमिका नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2 और 2 आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दे रखा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट की रेट क्या होती है, अलग अलग होती है, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कारण दे रखा है, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक अनुभवात्मक विधियों की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, तो दोनों बात सही है और ये इसकी व्याख्या भी क्या कर रहा है, सही कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, आपको लाइंस पढ़नी है और पता लगाना है किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चा अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं और उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो ये कहीं ना कहीं भाषा विकास की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन पढ़िए, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ठीक है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, कि बच्चे को अगर
शुरुआती वर्ष जो उसकी शुरुआती वर्ष होते हैं बचपन के, उस समय अगर भाषा आ जाए तो वो अच्छे से सीख सकता है। अगर उस टाइम वो वंचित रह गया उस चीज़ से तो बाद में सीखने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाया जा सकता है, जिसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसको पढ़ने में कठिनाई हो तो उसको किस तरीके से सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विषयों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, तो दंड की तो बात जहाँ भी आएगी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो ये आपका ठीक है कि उसे सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाए कि जो हमारे जैसे वर्ण व्यंजन और इनसे संबंधित परीक्षण दिए जाए तो वो क्या अच्छे से पढ़ना सीख सकता है, जो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपका, शिक्षार्थियों की क्षमताओं आवश्यकताएं विविध है जिन्हें मानक निर्देशों को पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो जहाँ भी स्टैंडर्ड की बात आ जाए वो तो आपका ऑप्शन होगा, नहीं तो ये तो गया आपका शिक्षार्थी निष्क्रिय। एक सीधा शिक्षार्थी कभी भी निष्क्रिय पैसिव फॉर्म में जहाँ पाया जाएगा वो आंसर आपका कभी भी सही नहीं होगा। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी पैसिव नहीं होगा। जहाँ स्टूडेंट पैसिव होगा वो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। बच्चा अगर या लर्नर एक्टिव है तो वो आंसर आपका ठीक होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिससे बच्चे के ज्ञान का क्या हो सके, निर्माण हो सके। शिक्षार्थी कम जानते और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकास करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है। उसे मंथन करके और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ बच्चे को मोटिवेट किया जाएगा, आगे पढ़िए, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तो एक बच्चे को इस तरीके से कभी भी नहीं बोला जा सकता कि वो समस्या का सामना करना ही छोड़ दे, तो ये तो गलत। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित डिस्करेज जहाँ पर भी बच्चे को किया जाएगा वो आपका नहीं हो सकता। बच्चे को प्रोत्साहित किया जाता है, कभी भी हतोत्साहित नहीं किया जाता, ये भी गलत। उसे उत्तर प्रदान करके जब हम ही उस चीज़ को सॉल्यूशन एडवांस में उसे दे देंगे तो बच्चा खुद कैसे सीखेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और अलग अलग आइडियाज़ उसके उत्पन्न किए जाए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है, तो किस पर केंद्रित होगा, सज्जा और शर्मिंदगी के डर, तो देखिए ये तो डर गलत। सहकारी अधिगम बिल्कुल ठीक। कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ एक दूसरे के साथ बच्चा जल्दी सीखता है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार, तो जहाँ पर भी कम्पिटिटिव होगा वर्ड वो नेगेटिव, और नेगेटिव हमारा क्या होता है, गलत। अनुबंधन और पुनर्बलन, तो ये भी नहीं होगा। तो जो किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास, ऑप्शन दे रखे, प्रकृति से असतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे
उपभोक्ता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो लेव वाइगोस्की की भी जहाँ बात हो जाएगी तो वो सामाजिक की बात करते थे कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे लेव वाइगोस्की को ऐसे याद कर सकते हो, SCL करके, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों की जहाँ बात होगी और लेव वाइगोस्की का नाम होगा तो इन तीनों में से जहाँ भी ऑप्शन में इन तीनों में से जो भी वर्ड होगा वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। S से सोशल, C से कल्चर, L से लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पर S से आपका सामाजिक था तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। वाइगोस्की हो गए, कोलबर्ग हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, प्याजे हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है पेपर में। तो इनको तो करना ना भूलें, इनको रिवाइज जरूर करके जाएं। प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, आपको पता है कि 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी, SPCF, सेंसरी मोटर, ऐसे करके याद कर सकते हो। SPCF से प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। तो इस तरीके से आप उनकी 4 अवस्थाएं याद कर सकते हैं। क्या पूछा है, ऑप्शन पढ़िए। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों को जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपको पता है कि किसको विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? आपसे पूछा है लिमिटेशन कौन सी है। तो ऑप्शन पढ़िए, क्या दे रखा है आपका। वह संज्ञानात्मक विकास की में भाषा की विकास पर अत्यधिक बल देते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं रखते। तो ये सारे तो ये आपकी गलत है, हमें बताना सही। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। तो यहाँ पर सामाजिक कारकों की बात हो गई। तो ये बात किसने की थी, आपके लेव वाइगोस्की ने की थी, जबकि प्याजे ने नहीं की थी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्याजे की जगह लेव वाइगोस्की होता कि उनकी सीमा, उन्होंने किस बात पर चर्चा की, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाता। परंतु यहाँ पर प्याजे हैं तो प्याजे ने इनकी बात नहीं की थी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन दीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7th की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। तो बात ठीक है। लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। तो जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो जन्मजात नहीं है, ये तो हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ही इसको बनाता है। तो ये आपका गलत है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है वो सही है और बी क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कि जन्मजात नहीं होते, जो जेंडर डिफरेंसेस है वो समाज ही हमारा बनाता है, सोशल कंस्ट्रक्ट है वो, जबकि ये कह रहे नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा और ए ठीक हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में जाने से भाई क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर ज़्यादा लंबी क्लास को आप देखना पसंद नहीं करते, इसलिए जितना हो सके शॉर्ट में कराने की कोशिश करती हूँ। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, तो ये तो गलत है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी ठीक है। तो बी सी डी ठीक है, ए गलत है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते। तो बी सी डी किस में दे रखा है, आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश से सीखा जा सकता है। तो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने की जो अपेक्षाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है,
जेंडर भूमिकाएं, बिल्कुल ठीक, जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता से तक भी सीखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है कि बाल्यावस्था से लेकर और अडल्टहुड तक हम इनको सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो ही आपका ठीक है। बाकी पढ़ लो आगे। जेंडर स्थिरता, तो ये तो गलत है। जेंडर रूढ़िबद्धता केवल मध्यकाल, तो ये आपका क्या हो गया, केवल आ गया गलत। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मान पूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि वातावरणीय और कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो होती है, ये तो आपका गलत। बुद्धि आनुवांशिक, तो दोनों से होती है, वातावरण से भी और अनुवांशिक, हेरिडेटरी भी और एनवायरमेंट भी, तो ये भी गया। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, जी नहीं, तो ये भी आपका गलत बचा। एक ही आपका ठीक होगा। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है, बिल्कुल ठीक, कि जो इंटेलिजेंस है हमारी मल्टी डायमेंशन है और कैन चेंज ओवर टाइम के साथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि के एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो किसने किया था, जनरल इंटेलिजेंस की जगह मल्टीपल बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये तो आप सभी को पता होगा किसने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुलब्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुलब्धि सिद्धांत दिया था आपका हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका बिल्कुल ठीक है। ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। लॉरेंस कोल्बा के सिद्धांत की आलोचना कैरल ग्लीगन द्वारा, तो देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है लॉरेंस कोल्बा के सिद्धांत की आलोचना किसने की, तो कैरल ग्लीगन ने की थी। और किस बेस पर की थी, उन्होंने कहा था कि वो लैंगिक विभिन्नता की अपेक्षा करते हैं, केवल पुरुषों के बारे में उन्होंने बातें की, स्त्री के बारे में उन्होंने बातें नहीं की। इस चीज़ को लेकर कैरल ग्लीगन ने उनकी आलोचना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए, तो देखिए फर्स्ट में ये आ गया कि जेंडर डिफरेंसेस के आधार पर उन्होंने क्या की थी, उनकी आलोचना की थी। विश्लेषण मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इसलिए की थी कि उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस की को क्या किया था, इग्नोर किया था, इसलिए उन्होंने उनकी आलोचना की थी लॉरेंस कोल्बा के सिद्धांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन जिसे हम कहते हैं कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी रहेगी, तो मेटाकॉग्निशन के लिए कौन सी रणनीति सबसे बेस्ट रहेगी, पढ़िए। विद्यार्थियों को अभी प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, तो ग्रेडिंग की बात कभी भी सही नहीं होती। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, बिल्कुल ठीक। जहाँ बच्चा अपनी सोच से भी ऊपर सोचे उसके लिए प्रोत्साहित करना, वो क्या कहलाता है आपका मेटाकॉग्निशन, तो ये तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, तो एक टीचर कभी बच्चे को याद करने पर बल देने के लिए नहीं कहेगा, तो ये क्या हो गया आपका गलत। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन दे रखा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना, तो बिल्कुल ठीक है कि जो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल है उनको पहचानने के लिए उनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करना, ये तो बात ठीक है। कारण दे रखा, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है, जबकि गैर उदाहरणों द्वारा विद्यार्थी को भ्रमित किया जाता है, तो ये बात आपकी
गलत है कि गैर उदाहरणों से विद्यार्थी को भ्रमित किया जाता है। जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है और बी गलत है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक अच्छे से सीख सकते हैं यदि शिक्षक ऑप्शन दे रखे हैं, पहले अवधारणा और उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसे भौतिक रूप से पढ़ाएं। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थियों को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थियों को पहले से पता है या जानते हैं। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियां समझाएं। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है कि पहले बच्चे को संपूर्ण कंसेप्ट से क्या किया जाए, ओवरऑल कंसेप्ट से क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए और बाद में कहाँ पर आया जाए, उसकी बारीकियों पर आया जाए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव ऑन द, उसकी गहराइयों पर जाएं, उसकी जो इंस्ट्रक्शन अंदर दे रखी है, बारीकियाँ जो उनकी दे रखी है उसके ऊपर जाए। तो ये थे भैया आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वही लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए जय शिव शंभू।